ओके, अब इस लेक्चर में हमें बात करनी है इनकम टैक्स लॉ की। प्लीज अंडरस्टैंड, आप कभी भी कोई भी लॉ जब पढ़ते हो तो आप लॉ पढ़ते हो, एक एक्ट नहीं पढ़ते। एंड लॉ इज द कॉम्प्रिहेंसिव टर्म देन द एक्ट। लॉ इंक्लूड्स एक्ट। तो इनकम टैक्स लॉ आपको स्टडी करना होता है, विच इंक्लूड्स इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो मैक्सिमम प्रोविजन जो होती है वो 1961 के एक्ट से बिलोंग करती है। फिर आपको इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने होते हैं। अगर आपने सैलरी चैप्टर वगैरह पढ़ा होगा तो वहां पे अपने वैल्यूएशन रूल पढ़े होंगे परक्यूजिट्स के। वो वैल्यूएशन रूल जो होते हैं वो इनकम टैक्स रूल से बनते हैं। आपको एनुअल फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ता है, मतलब बजट का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि टैक्स रेट जो होते हैं वो बजट से आते हैं। अब 2023 में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं या इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर को आपका जो एक्ट एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट, वो फाइनेंस एक्ट 2022 होता है। अगर आप नवंबर 22 या 22 के कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपका फाइनेंस एक्ट 2021 होता है। टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि 21 में जो फाइनेंस एक्ट 2021 में टैक्स रेट थे वही टैक्स रेट 2022 के फाइनेंस एक्ट से हिसाब से चलते हैं। मतलब लास्ट ईयर का और करंट ईयर का टैक्स के रेट जो रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। फिर गवर्नमेंट कभी कभी इमीडिएट बेसिस पे उनको कोई चीज इंडस्ट्री में चेंज करनी होती है, ओवर द नाइट कोई चीज चेंज करनी है तो उनको नोटिफिकेशन लाना पड़ता है। अब नोटिफिकेशन का क्या होता है, आपने राजा महाराजाओं का कोई मूवी वगैरह देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सेनापति वगैरह ऐसा कोई तो एक बंदा जो सीरियस टाइप का बंदा होता है, थोड़ा सीनियर अथॉरिटी होता है, वो गांव में आएगा या जहां पे वो सारी उनकी प्रजा रहती है वहां पे आएगा, वो वहां पे नगाड़े बजाए जाएंगे, सारे लोग जमा होंगे। अब वो क्या करेगा सेनापति, वो जो उसके हाथ में लेटर होगा रेड कलर का वो ओपन करेगा और रीड करेगा। अब जब वो रीड करता है तो जो प्रजा आजू बाजू में खड़ी रहती है, अगर आपने कोई ऐसा सीन देखा होगा तो डू दे टेक लाइटली कि हाँ ठीक है राजा ने बोला कर लेंगे, नहीं बोला तो नहीं भी कर लेंगे तो क्या कर लेगा राजा, ऐसा था कि लोग सीरियसली लेते थे इसको, लोग इसको सीरियसली लेते थे। क्योंकि अब राजा महाराजाओं के जमाने में अगर इसको सीरियसली नहीं लोगे तो वो लोग हाथ के हाथ काट सकते थे, गर्दन काट सकते थे, फांसी दे सकते थे। राजाओं को क्या पावर हुआ करता था। तो इंडिया में भी क्या था ना, पावर जो था ना डिवाइडेड था, हर राजा अपने मर्जी के हिसाब से चीजें करता था। इसलिए तो लॉ लाना पड़ा कि पूरे देश में कानून कॉमन हो जाए। ओके, तो नोटिफिकेशन तभी भी यूज किया जाता था, नोटिफिकेशन अभी भी यूज किया जाता है। अभी अगर हमें सडनली, अभी कल ही अपना इनकम टैक्स का ड्यू डेट खत्म हुआ 31 जुलाई, अगर उनको ड्यू डेट बढ़ाना होता कल तो कल हम लोग वेट कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आ जाए डिपार्टमेंट से। अब नोटिफिकेशन नहीं आया करके ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुआ। लेकिन अगर ड्यू डेट एक्सटेंड ही करना होता उनको, क्योंकि लॉ में उन्होंने लिखा है 31 जुलाई इज द ड्यू डेट, अब 31 जुलाई का ड्यू डेट है, इसको एक्सटेंड करने की अगर वो बात कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा, लॉ नहीं बदलना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट नहीं बदलना चाहते हो, इनकम टैक्स एक्ट बदल के 31 जुलाई का 31 अगस्त नहीं करना चाहते, खाली टेम्पररी बेसिस पे 15 दिन का एक्सटेंशन, 20 दिन का एक्सटेंशन, 1 महीने का एक्सटेंशन, ये नोटिफिकेशन के थ्रू आता है, विच इज एज गुड एज लॉ ओनली, बट इट इज हैविंग टेम्पररी लाइफ। नोटिफिकेशन परमानेंट नहीं होते, उनकी एक लाइफ होती है, उस लाइफ के लिए भी वो काम आते हैं। तो ये आगे आगे जाके अगर ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो अगले साल के जो अमेंडमेंट्स आते हैं, उसके अगले साल के जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आते हैं उसमें इसको इंक्लूड किया जाता है। लेकिन सडन चेंजेस लाने के लिए हमको नोटिफिकेशन इशू करना पड़ता है। नोटिफिकेशन को भारत का राजपत्र हिंदी में बोलते हैं और ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो वहां पे से इशू होता है। सर्कुलर और ट्रेड नोटिस जो होती है वो डिपार्टमेंट के इंटरनल लोगों के लिए होती है। नोटिफिकेशन पब्लिक एट अ लार्ज इशू किया जाता है, और क्योंकि सीबीडीटी के अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर्स काम करते हैं, उनके लिए जो चीजें आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड नोटिस या सर्कुलर। सर्कुलर मतलब ये जो लोगों के लिए, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए कुछ चीजें बाइंडिंग होती है। जैसे एक चीज मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा कि किसी का अगर बर्थडे 1 अप्रैल पे है तो तुम लोग इसका केक कट कब काटोगे। किसी का बर्थडे अगर 1 अप्रैल पे है तो इसका केक आप कब कट करोगे, तो आप इसका केक कट करोगे 31 मार्च के नाइट को, राइट। 31 मार्च के नाइट को कट करोगे 12 बजे। तो वो 12 बजे वो सीनियर सिटीजन का एज अटेन करता है। आपको पता है इंडिया में नॉर्मल लोगों के लिए 2.5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है और सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख का एग्जाम्पशन लिमिट है। अब बेचारे का बर्थडे 1 अप्रैल पे है तो वो क्या पूछ रहा है कि मैं 60 साल का बुढ़ा कब हो गया, तो आप बोलोगे 1 तारीख को हो गया, हम बोलेंगे 31 मार्च के रात को 12 बजे हुआ, क्योंकि 12 बजे, 12 मतलब कौन सा, घड़ी में आपके 0000 जब बचता है तो वो 12 बजे का मूवमेंट है। मतलब वो 31 मार्च के लास्ट मूवमेंट पे 60 साल का हुआ है, तो इस पूरे साल में हम उसको सीनियर सिटीजन मानेंगे और 3 लाख का बेनिफिट देंगे। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, वो 1 अप्रैल पे सीनियर सिटीजन हुआ है, लास्ट ईयर में ये सीनियर सिटीजन नहीं था, तो इनको लास्ट ईयर में आप 3 लाख का बेनिफिट नहीं दोगे, खाली 2.5 लाख का बेनिफिट दोगे। मतलब अलग अलग ऑफिसर इसके ऊपर मारामारी करके अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकते थे। वो अलग इंटरप्रिटेशन ना निकले करके सर्कुलर इशू हुआ और गवर्नमेंट ने बोला जिनका भी बर्थ डेट 1 अप्रैल है
उनको माना जाएगा कि वो लोग 31 मार्च पे उन्होंने सीनियर सिटीजन का एज अटेंड किया हुआ है और उनको आप बेनिफिट दे दो, क्योंकि ऐसे भी ये बेनिफिशियल प्रोविजन है। अगर बेनिफिशियल प्रोविजन का हम बेनिफिट नहीं दे पाएंगे तो क्या मतलब है? तो सर मेरा अगर 2 अप्रैल पे दादाजी का बर्थडे है तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा क्या? उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा? जो 1 अप्रैल के लोग हैं उन्हीं के लिए ये बेनिफिट लाया गया था। और मैं आपको बता दूं, इंडिया में अच्छा खासा पॉपुलेशन है जिसका बर्थडे या तो 1 जनवरी है या तो 1 अप्रैल है, क्योंकि ये जो पुराने लोग हैं ना, उनके बर्थ के कोई रिकॉर्ड नहीं होते और वो लोग आसानी के लिए जो उनको सबसे आसान डेट लगती है उनके बर्थ के आजू बाजू में वो डेट रखते हैं। तो 90% मतलब बहुत सारे बुढ़े लोगों का तो बर्थ डेट 1 जनवरी है, उन्होंने ऐसे रख दिया होता है, और कुछ लोगों का 1 अप्रैल है, वो ऐसे ही रखा होता है, रिकॉर्ड्स के हिसाब से वैसा होता है, रियल नहीं होता। एंड दैट्स द रीजन लॉट ऑफ सीनियर सिटीजंस माइट बी हैविंग 1 अप्रैल एज अ बर्थ ईयर। तो हम उनको डिस्करेज नहीं करना चाहते, हम उनको इंकरेज करना चाहते हैं बाय गिविंग द सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स। ऑलराइट, कभी कभी लॉ में झगड़े होते ही हैं असेसी वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, और ये झगड़े कभी कभी कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अब आप डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते, आप अपने झगड़ों को पहले इनकम टैक्स के ऑफिसर के पास ही लेके जाना होता है। वो पहला जो अपील होता है उसको हम बोलते हैं CIT अपील। CIT अपील मतलब पहले हमें कमिश्नर के पास जाके बात करनी होती है कि इनकम टैक्स वाले नालायक है सर, उन्होंने मेरे ऊपर टैक्स लगाया, पेनाल्टी लगाया, जबकि मैं लाइबल नहीं था। तो आपका जो क्राइम है वो पहले CIT अपील सुनता है। CIT अपील का मैटर सुनने के बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, उनके रिलीफ से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको 2nd लेवल का अपील करना होता है ITAT पे। ITAT क्या होता है? इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये एक ऐसा कोर्ट है जहां पे खाली इनकम टैक्स के मैटर चलते हैं, कंपनी लॉ के नहीं चलते, GST के नहीं चलते, और क्रिमिनल मैटर्स तो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। खाली इनकम टैक्स के मैटर चलने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग सिटी में ITAT बना के रखा होता है। ठीक है, ITAT में भी सर अपना मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आपको खाली अभी हाईकोर्ट ही बचा सकता है। आप हाईकोर्ट में ही अपनी केस लेके जा सकते हो, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जाने के लिए वो केस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो आप लॉ को चैलेंज कर रहे हो। मतलब हम बोलते हैं इट शुड बी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट शुड बी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, नॉट क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अगर होगा तो ये वहां तक जाएगा ही नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तो ये ऊपर जाएगा। ये सारी बातें आपको फाइनल में आते आते पढ़नी पड़ेंगी। अभी तो मैंने खाली बता दिया कि आपको कहीं कहीं पे केस लॉ पढ़ना होता है। आप जिसको सादी भाषा में केस लॉ बोलते हो उसको हम लोग जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के नाम से जाना जाता है, कि लेटेस्ट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट मतलब लेटेस्ट केस लॉ बाय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एंड कभी कभी हमें ITAT को भी फॉलो करना पड़ता है। तो दीज आर ऑल थिंग दैट यू आर सपोज टू स्टडी इफ यू वांटेड टू कॉल योरसेल्फ एज एन इनकम टैक्स एक्सपर्ट। और ये पढ़ना उतना आसान नहीं है। आई होप आप लोगों को अब तक तो इतना तो रियलाइज हुआ रहेगा कि इनकम टैक्स उतना भी प्लेन एक्ट नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशन जिसके थ्रू ये कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, और ये कॉम्प्लिकेटेड करने वाले लोग भी हम ही हैं। अगर इंडिया में लोग अगर जेन्यून टैक्स पेयर होते तो लॉ वुड हैव बीन वेरी सिंपल, लेकिन इंडिया में चोर लोगों की कमी है नहीं। लोग हमेशा टैक्स पढ़ते ही है टैक्स की चोरी करने के लिए, तो लोगों का इंटेंशन ही गलत है, और इंटेंशन गलत होने की वजह से लॉ में बहुत सारे कंट्रोल पॉइंट डाले गए हैं। तो हर बार मैं आपको बताऊंगा कि देखो ऐसा ऐसा टैक्स इवेजन होता है, और इस टैक्स इवेजन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एंटी टैक्स इवेजन लाया हुआ है, एंटी टैक्स इवेजन मैकेनिज्म लाया हुआ है। तो टैक्स इवेजन समझना पड़ेगा, एंटी टैक्स इवेजन मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, आपको टैक्स अवॉइडेंस समझना पड़ेगा। और टैक्स अवॉइडेंस कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो 2 चीजें लाई है, एक होता है गार और दूसरा होता है सार। स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल पढ़ने पड़ेंगे और जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल पढ़ने पड़ेंगे। तो ये जब हम सेक्शंस में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, देखो यहाँ पे लोग टैक्स को अवॉइड करते थे, लूपहोल लॉ का यूज करते थे, और लूपहोल भरने के लिए गवर्नमेंट ने ये सार लाया हुआ है, या जहां पे सार नहीं है वहां पे गार लगेगा। तो ये सारी बातें हमें धीरे धीरे करनी है, बट आई एम डन विद द थियरी पार्ट ऑफ इनकम टैक्स लॉ फॉर द टाइम बिंग।